हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी का डीएलएड का पाठ्यक्रम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का इकाई 4। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले इस डीएलएड के प्रथम वर्ष के विषय के ऑलरेडी हम वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने 3 इकाइयों की बात की है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो देखिए और देख लिए तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। इसमें मैं बात करूंगा अंक विभाजन की, इस इकाई 4 के अंक विभाजन की, यानी इस पे कितने अंक आवंटित है। साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इन सब प्रश्न उत्तर की बात हम करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से आपको कुल 15 अंक मिल सकते हैं अगर इस इकाई को पूरा देखा जाए तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए वेरियस कोर्सेज के पाठ्यक्रम लाते रहते हैं। जैसा कि आपके सामने अभी डीएलएड का पाठ्यक्रम है, इसी प्रकार से अन्य विषय भी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा प्रवेश पा सकते हैं। जी हाँ, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको डीएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डी फार्मा, बी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, अन्य भी कई प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन करवाते हैं। तो एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे आपको संपर्क हो जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई आपको क्वेरी है, कोई आपको परेशानी है या कोई डाउट है, आप किसी सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अन्य कोई भी भारतीय कंसल्टेंसी सर्विसेज इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी जो आपको श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। यह न सिर्फ आपका प्रवेश कराती है नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में, बल्कि आपके पढ़ाई की व्यवस्था भी करते हैं कि अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो आप सिर्फ पास ना हो बल्कि बहुत ही अच्छे प्रतिशत से डिग्री प्राप्त करें। जी हाँ, 80-90% से डिग्री प्राप्त करें। वर्तमान में कई सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययनरत है हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ से हजारों छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की है और उच्च पदों पर भी पहुंचे हैं। तो आप अगर बहुत सारे अपने सभी संबंधियों जिनका भी एडमिशन कराना चाहते हैं, प्रवेश कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और प्रवेश पाकर इच्छित कोर्सों में आप क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पाने का, अपना डिग्री पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं इकाई 4, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इसके अंक विभाजन की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इकाई 4 के अंक विभाजन की। अगर इसके अंक विभाजन की बात करें तो इकाई 4 जो है, इस पर कुल 15 अंक आवंटित है। इस इकाई 4 जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। जी हाँ, शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार जो इकाई 4 है, इस पे कुल 15 अंक आवंटित है। अब इन 15 अंकों का जो विभाजन है कैसे हुआ है उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें से 1 मार्क्स के यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले 3 प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे यानी 4 नंबर हो गए, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न आएगा, 3 नंबर और हो गए, और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न आएगा तो 5 का 1, 3 का 1 यानी 8, 8 4 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित है इस इकाई 4 पर। जी हाँ, 15 अंक आवंटित है इकाई 4 पर, जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। तो ये हो गया इसका अंक विभाजन। चलिए अब बढ़ लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं इकाई और इकाई के विभाजन जानने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10 प्रश्न उत्तर बताऊंगा वस्तुनिष्ठ वाले, जिसमें से 3 आएंगे ही आएंगे। उन्हीं 10 को आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला कौन सा है। सबसे प्रथम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा वर्ष किस वर्ष में होगी। भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनती है, वो जब शिक्षा नीति बनती है तो कितने साल में उसका समीक्षा किया जाता है, यानी नीति सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या बढ़िया चल रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या कमी रह रही है, इसकी जब समीक्षा की जाएगी कितने वर्षों में, कुल 5 वर्षों में। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का समीक्षा जो होगा वो कुल 5 वर्षों के भीतर होगा, यानी 5 वर्ष, हर 5 साल बाद इसको चेक करते रहेंगे कि नीति जो है सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा, शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। भाई, कैसा स्वरूप होगा, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो द्विमुखी होती है, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच, है ना, त्रिमुखी भी होती है। जी हाँ, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के बीच, और साथ ही साथ गतिशील भी होती है, हमेशा चलते रहती है, तेजी से आगे बढ़ती है। तो द्विमुखी, त्रिमुखी और गतिशील, इसका उत्तर क्या होगा, शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है द्विमुखी, त्रिमुखी और गतिशील। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो आंसर देता अ द्विमुखी, ब त्रिमुखी, स गतिशील, द उपयुक्त सभी। तो आप क्या लगाते, उपयुक्त सभी, ये आप टिक करते। जी हाँ स्टूडेंट, ये हो गया द्विमुखी, त्रिमुखी और गतिशील। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किसने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित माना। भाई, महात्मा गांधी ने
शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित माना है। ध्यान रखिए किसने माना है, तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 25 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? जी हाँ, पहले जो छात्र 24 सालों तक अध्ययन करते रहते थे, अपना घर छोड़ के गुरुकुल में अध्ययन करते थे वैदिक समय में, वैदिक काल में, तो उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे वसु। जी हाँ, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे वसु। जो 24 वर्षों तक अध्ययन करते थे, 24 वर्ष की आयु तक, उन छात्रों को कहा जाता था वसु। ये वैदिक शिक्षा के अंतर्गत का है। ठीक, और शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित किसने माना है? तो हमारे महात्मा गांधी ने। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को मानवता की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, उनका मानना है। अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953 में। जी हाँ, सन 1953 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953 में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भाई बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। हु वाज द प्रीचर ऑफ बौद्ध, दैट मीन्स बुद्धिज्म रिलीजन, तो वो है गौतम बुद्ध। जी हाँ, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? तो इस्लाम धर्म से। मध्यकालीन में मुगलों का ही राज्य था, मुगल आक्रमणकारी थे, भारत पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो उनके ही द्वारा जो तो पूरा धर्म, हमारी जो शिक्षा थी प्रभावित थी। उन्होंने उर्दू, फारसी, इन सबको जबरदस्ती डाल के रखा था और सिर्फ सूफी संतों वगैरह के बारे में पढ़ाई करते थे, तो मुगल कालीन शिक्षा थी। तो मध्यकालीन शिक्षा में इस्लाम धर्म से प्रभावित थी शिक्षा। मध्यकालीन की जो शिक्षा थी वो किस धर्म से प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म ज्यादा था इसमें। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई। अगला प्रश्न, भारत में पहला विश्वविद्यालय कब खोला गया था, कहां खोला गया था? तो भाई भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था सन 1800 में, और ये कोलकाता में खुला था। भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। उस वक्त भारत कोलकाता की राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली से ज्यादा रुतबा कोलकाता का था और इसे कलकत्ता कहते थे। और साथ ही साथ वहां से खूब सारा व्यापार करते थे, वहां पे जो बंदरगाह थे वहां से, जी हाँ, जैसे नाव आना जाना करती है बंदरगाह कहते हैं, तो वहां से खूब व्यापार होता था, तो उसे ही भारत का पहला विश्वविद्यालय वहां पर खोला गया और उसे भारत का राजधानी भी घोषित किया था अंग्रेजों के हिसाब, पहले वही था कि अंग्रेज लोग पहले वही बनाएंगे राजधानी। उसके बाद वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। जी हाँ, जब पुराने जमाने जब वैदिक शिक्षा होती थी तो उस वैदिक शिक्षा में आधारित क्या था? वेद। वेदों के ज्ञान को ही उस शिक्षा में रखा जाता था। पहले चारों वेद पढ़ाए जाते थे छात्रों को, उन चारों वेदों की जानकारी दी जाती थी और पुराने जमाने में जो शिक्षा है उसका आधार तो वेद ही थे। क्या आधार थे उसके? वेद। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में गुरुकुल थे गांवों से दूर। गुरुकुल कैसे हुआ करते थे? गांवों से दूर होते थे ना भाई। आपने देखा होगा महाभारत और रामायण में भी कि राजकुमार, श्री राम प्रभु और पांडव, कौरव, ये सभी लोग शिक्षा ग्रहण करने अपने अपने घर से दूर, अपने राजमहल से दूर कहां गए थे? गुरुकुल में गए थे। ये आप सभी जानते हैं। तो पुराने जमाने में गुरुकुल जो होते थे वो गांव से दूर हुआ करते थे ताकि छात्र जो है गांव के मोह माया में अपने घर की याद ना सताए, परिवारजनों की, और उनसे दूर रहकर, मोह माया से दूर रहकर वो क्या करे? पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई कर सके। तो प्राचीन काल में गुरुकुल से दूर होते थे, गुरुकुल जो होते थे गांव से दूर होते थे। लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? अब देखो मैंने इतने जो आपको एमसीक्यूज बताए, ये सारे एमसीक्यूज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे है फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कितने वर्षों में होगी? 5 वर्ष में। शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है कैसा? द्विमुखी, त्रिमुखी और गतिशील। किसने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित किया? तो महात्मा गांधी जी ने संबंधित किया है। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 25 वर्ष तक जो छात्र अध्ययन करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? वसु कहते थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी सन 1953 में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? तो इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहां खुला? तो कोलकाता में खोला गया था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे गांव से दूर। तो ये हो गए सारे के सारे क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने कुल हैं? यहाँ पर कुल 11 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ आपने 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो इन 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2 अंकों के लिए या फिर 1 अंक के लिए, 3 अंक के लिए कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं उन तो इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। इसमें पहला 12 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र मतलब क्या? लोकतंत्र आप समझते होंगे कि एक तरीका है राज करने का, किसी भी देश को चलाने का, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में। लोकतंत्र में क्या होता है? जिसमें लोगों के मत से ही राज किया जाता है। लोग अपने बीच से कोई नेता चुनते हैं और वही नेता लोगों के लिए नियम कानून बनाता है और देश को चलाता है, सरकार चलाता है।
तो लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में सबको चुनने का अधिकार होता है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी देश में रूल करने का तरीका, शासन करने का तरीका, शासन चलाने का एक तरीका है लोकतंत्र, जिसमें लोगों को अधिकार होता है अपने राजा को चुनने का। उनके ऊपर कौन नेता रूल करेगा, कौन सा नेता उनके लिए नियम कानून बनाएगा, ये कौन चुनेगा, लोग ही चुनेंगे। कौन सी इसमें होता है, लोकतंत्र में होता है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में है ना, पीपल डिसाइड करते हैं। आपने सुना होगा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, इस प्रकार का आपने सुना भी होगा। ठीक, ये लोकतंत्र की बात हो गई। तो 2 नंबर के आराम से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्य से आप क्या समझते हैं भाई, राज्य मतलब क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं कि राज्य का मतलब यहाँ देश की भी बात की जा रही है। राज्य में सबसे पहले भाई, राज्य वह इकाई है जिसकी एक निश्चित सीमा क्षेत्र होती है, जिसमें जनसंख्या होती है और इसमें एक सरकार होती है जो देश को चलाती है, उस राज्य को चलाती है। ये देखना है। तो राज्य से क्या समझते हैं? राज्य का अर्थ होता है कि राज्य की एक निश्चित सीमा होगी, जिसमें एक जनसंख्या होगी, कुछ भी जनसंख्या हो सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकती है। भारत की जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या है, जबकि वह न्यूजीलैंड की देखा जाए तो 80 लाख की जनसंख्या, 1 करोड़ भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से कि राज्य वह एक निश्चित क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या होती है, जिसमें लोग रहते हैं और बाकायदा एक संविधान होता है, नियम कानून से वो राज्य उसका शासन चलाया जाता है। इसे ही राज्य कहते हैं। हो गया राज्य की परिभाषा। ये भी 2 नंबर की आप लिख सकते हैं अपने मन से, है ना। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के 2 लाभ। लिखिए, वैश्वीकरण मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया को एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में कन्वर्ट कर देना, बदल देना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, बना सकता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ट्रेड, व्यापार करने के बहाने से, और इंडिया पर रूल करने लग गए। तो जब आजादी के बाद हमारे देश ने रोक लगा दी कि बाहर से कोई विदेशी कंपनी नहीं आ सकती भारत में, वरना वो भी कब्जा कर लेगी। इस डर से हमारे देश ने क्या किया, कभी किसी कंपनी को इंडिया में आने नहीं दिया। तो सामान नहीं बनता था, तो हम बहुत सारा सामान विदेश से निर्यात करते थे, मंगाते थे, तो हमारा बहुत पैसा खर्च होता था और हम पिछड़ गए थे, गरीब थे। इस वजह से फिर बाद में जब फैक्ट्रियों को परमिशन दे देगी दूसरी कंपनियों की, आइए भाई भारत में आप फैक्ट्री लगाइए और भारत में सामान बनाइए, तो कहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? हमारे लोग को। भाई फैक्ट्री यहां लगेगी तो वहां से उठा के लोग थोड़ी लाएंगे, फैक्ट्री यहां लगेगी तो लोग भी यहीं के रहेंगे, तो लोगों को जॉब भी यहीं मिलेगी। ठीक, तो वैश्वीकरण का मतलब 2 लाभ यहां दिखे। वैश्वीकरण का मतलब समझ लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, अपना सामान खरीद बेच सकता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण से नवीन तकनीक आती है। अब आप देखेंगे हवाई जहाज का आविष्कार इंडिया में तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में हवाई जहाज है, क्योंकि हमने विदेश के देशों से खरीदा, जहां पर आविष्कार हुआ उनसे खरीदा। अगर उन्होंने हमें नहीं बेचा होता, वैश्वीकरण नहीं हुआ होता, तो हमारे पास हवाई जहाज नहीं होते, है ना। ये बात है। विदेशी व्यापार में विदेश से व्यापार होता है। अगर आप क्या करते हैं, ये काम करते रहते हैं, यानी वैश्वीकरण करते हैं, तो विदेशी व्यापार होगा, यानी विदेश से व्यापार होगा और आप आयात निर्यात कर पाएंगे, है ना, एक्सचेंज कर पाएंगे, अदला बदली। ठीक, ये और भी कई सारी चीजें जो लाभ होते हैं वैश्वीकरण के, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है टॉपिक, इसमें 2 नंबर 3 नंबर के आराम से आता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक नागरिक के सामान्य कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? भाई जो नागरिक होता है उसके सामान्य, नॉर्मल सामान्य कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? यानी आपका और मेरा एक सामान्य कर्तव्य की बात करें तो क्या क्या है? जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तभी मैं शिक्षक को न देख के मैं एक नॉर्मल इंसान, एक भारतीय हूं, तो मेरा क्या कर्तव्य है? एक क्या कर्तव्य होना चाहिए? पहला, अपने प्रति कर्तव्य। पहला तो मेरे खुद के प्रति कर्तव्य है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखूं, अपने कामयाबी के लिए, अपने को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करता रहूं, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, मैं कुछ नया सीख पाऊं, इसके लिए कार्य करता रहूं, ये मेरा कर्तव्य है। दूसरा, परिवार के प्रति कर्तव्य। मैं एक बेटा, एक भाई भी हूं, तो मुझे अपने माँ बाप, पिता, साथ ही साथ हमारे जो भाई बहन हैं, उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है, तो मैं वो कर्तव्य भी निभा पाऊं, तो मुझे अपने परिवार की भी जिम्मेदारी संभालनी है। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं के प्रति कर्तव्य। हमारे स्थानीय संस्था, यानी कि मैं जिस गांव में या जिस शहर में रहता हूं, वहां की ग्राम पंचायत, वहां की नगर पालिका, वहां की जितने भी संस्थाएं होंगे, उनके प्रति भी कर्तव्य है। वहां पर जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना, या जरूरत पड़ने पर वहां पर उपस्थिति देना, या उनके कार्य को समीक्षा करना, ये कब सब। और पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य। मेरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, अगर कोई परेशानी में, उन्हें मदद की आवश्यकता है, तो उनकी मदद करना। वो अगर किसी समारोह में मुझे बुलाते हैं, शादी ब्याह में, तो वहां पर जाना, ये सब मेरे कर्तव्य है। साथ ही साथ नगर और ग्राम के प्रति कर्तव्य। मैं जिस गांव में या नगर में रह रहा हूं, उसके प्रति मेरा कर्तव्य। गांव में साफ सफाई हो, गांव में अगर कोई, मान लीजिए ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है पंचायत में, तो मुझे जाना। गांव में कभी इलेक्शन, सरपंच के चुनाव हो तो वोट देने जाना, सही व्यक्ति को चुनना, ये सब मेरे कर्तव्य है। तो एक प्रति व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के, एक नागरिकों के ये कर्तव्य होते हैं, तो सामान्य कर्तव्य है, ये करने ही पड़ते, ये होना ही है सबको। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य लेके भाई, भारतीय जो लोकतंत्र है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला कि व्यक्ति संबंधित उद्देश्य, यहां पर शिक्षा व्यक्ति के उत्थान के लिए, व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए कार्य करती है। यहाँ पे शिक्षा ऐसी है जिससे व्यक्ति का बौद्धिक मानसिक विकास हो। ठीक, तो हमारे भारत के लोकतंत्र में शिक्षा का पहला उद्देश्य यही है कि व्यक्ति संबंधित विकास हो। दूसरा, समाज संबंधित उद्देश्य, सामाजिक बातें पढ़ाई जाती है, सामाजिक विज्ञान जैसा विषय होता है हमारी शिक्षा में, और साथ ही साथ समाज में रहने, समाज में किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, इन सब बातों को भी सिखाया जाता है। तो सामाजिक उदाहरण, सामाजिक उन्नति हो, इसके लिए भी कुछ उद्देश्य रखे गए हैं। और तीसरा, राष्ट्र संबंधित उद्देश्य, और साथ ही साथ राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र हमारा मजबूत बने, सुदृढ़ बने, एकीकृत हो, राज्य का एकीकरण हो, इसके लिए भी हमारी शिक्षा है। तो हमारी शिक्षा में लोगों को सभी धर्मों को सही मानना, देश के प्रति देशभक्ति करना, ये सब सिखाया जाता है। तो हमारी जो शिक्षा है, हमारी भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति पर कार्य करती है। इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा कार्य करती रहती है हमारे देश की शिक्षा, भारतीय लोकतंत्र की शिक्षा। तो यहां पर मैंने आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन बताए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इन्हें आप पढ़कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इन्हीं से कई सारे सवाल आएंगे परीक्षा में, तो इन्हें आप रोक कर लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतने सारे वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेने के बाद, उनके उत्तर जान लेने के बाद, रिवाइज कर लेने के बाद, अब हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपको लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में आ सकते हैं, जो आपको 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। उन्हीं प्रश्न उत्तरों की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। पर साथ ही साथ स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल इस श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट भी जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप इच्छित कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेज, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, डीएड, और साथ ही साथ रीड, एमपीटीईटी, सीटेट, इन सभी विषयों में दाखिला कराया जाता है, इनकी तैयारी करवाई जाती है। न सिर्फ दाखिला देते हैं, बल्कि स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपना कोर्स छोड़े बिना, अपनी जॉब छोड़े बिना पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। रहेगा नाम आपका रेगुलर में, लेकिन आपको कभी कॉलेज या स्कूल अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एडमिशन हो सकता है। तो संपर्क कीजिए, बहुत ही कम फीस में सैकड़ों छात्रों ने अपनी डिग्री हासिल की है। आप भी मौका ना चूकिए, आप भी जरूर संपर्क कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों का वर्णन कीजिए। भाई, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है, क्वालिटी एजुकेशन होती है, उसके क्या मकसद होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसकी बात हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि जो शिक्षा होती है, उसका मकसद होता है शारीरिक विकास करना। यानी जिस व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है, उस व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उसका शारीरिक विकास होना चाहिए। हम छात्रों को सिखाते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ उनका दिमाग बढ़े, नहीं, उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट हो। इसलिए स्कूलों में पीटी, परेड, साथ ही साथ सूर्य नमस्कार और योगा भी करवाया जाता है अब तो। जी हाँ, तो छात्रों का शारीरिक विकास होना चाहिए। मध्याह्न भोजन भी देते हैं, पौष्टिक भोजन। उसके पश्चात मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास के लिए तो 6-7 विषय जो पढ़ाए जाते हैं, 5-6 विषय पढ़ाए ही जाते हैं बच्चों के मानसिक स्तर को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये तो करवाया ही जाता है। तो बच्चों का मानसिक स्तर भी सुधरे, इसलिए क्या प्रोवाइड की जाती है, क्या प्रदान की जाती है? शिक्षा। तो जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उससे शारीरिक विकास भी होना चाहिए, ये भी, मानसिक विकास होना चाहिए, ये भी, साथ ही साथ व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास। जी हाँ, उस व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यक्तित्व तो सुधरना चाहिए। जैसे कि उसमें अगर कोई बुराइयां हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन है, और साथ ही साथ कोई नियम कानून पालन नहीं करता, डिसिप्लिन नहीं है, तो अनुशासनहीन है, तो उसके अंदर अनुशासन आ जाए, व्यक्तित्व का क्या हो, विकास हो, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बने, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास, देश और समाज की जो संस्कृति होती है उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाना, उसको बचाना, दूसरों तक पहुंचाना, यह भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ छात्रों में, बालक बालिकाओं में व्यवसायिक गुण का विकास करना, यानी कि पढ़ाई लिखाई इसलिए भी होती है ताकि हम पढ़कर व्यवसाय कर सकें, अपनी जीविका उपचार्जन के लिए जॉब कर सकें, नौकरी कर सकें, ताकि हमारी आर्थिक तंगी दूर हो। तो ये व्यवसायिक विकास के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये शिक्षा के आयाम है, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम है। कौन कौन से? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास, और सांस्कृतिक विकास और व्यवसायिक विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
भाई वैश्वीकरण जो होता है उसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनका वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या भाई? वैश्वीकरण का मतलब एक देश का कोई भी कंपनी, कोई भी देश दूसरे देशों में जाकर सामान बना और बेच सके, व्यापार कर सके, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, तो वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण जो होता है उससे फायदा क्या क्या है? उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड की कई सारी कंपनियां, अमेरिका की कई सारी कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, हमारे इंडिया में आई हैं व्यापार करने के लिए, अभी भी करती हैं। जैसे नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, कई सारी कंपनियां। तो ये सारी कंपनी जो इंडिया में काम करती हैं, तो इससे क्या फायदा होता है? पहली बात तो ये कि वो इंडिया में काम कर रही हैं आके, तो इंडिया में फैक्ट्री लगा रही हैं, तो कहां के लोगों को फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा? इंडिया के। अब इंडिया में सामान बन रहा है तो सस्ता मिलेगा महंगा? सस्ता मिलेगा, और हमें नई नई टेक्नोलॉजी चीजें इस्तेमाल करने मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट, क्योंकि हम सभी चीजों की आविष्कार तो हम नहीं कर सकते, पर जिन्होंने नई चीजों का आविष्कार किया है, जैसे स्मार्टफोन का आविष्कार हमारे भारत में नहीं हुआ लेकिन दूसरे देशों में किया, तो उन्होंने वैश्वीकरण की वजह से हमारे देश में आके फोन बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो हम फोन का इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी आप देखेंगे रेडमी, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, है ना, ये सब फोन इस्तेमाल कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण की मदद से। अगर हमारे देश में तो इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, अगर हम वैश्वीकरण नहीं करते, दूसरे देशों को अपने देश में नहीं आने देते, तो वो देश हमको अपना मोबाइल फोन बेचते, क्या हमारे देश में फोन बनाते नहीं, तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो इसलिए वैश्वीकरण आवश्यक है। तो पहला देख लीजिए, वैश्वीकरण से आर्थिक सहायता मिलती है। उदाहरण के तौर पर नेपाल और भूटान जैसे देशों में हमारे देश के जो टाटा, बिरला, अंबानी है, ये लोग जाके अपना अपना सामान बेचते बनाते हैं, तो उन देश में नौकरी मिलती है, उन देश के लोगों की आर्थिक सहायता हो जाती है। दूसरा, नवीन साझेदारी, उन देशों के साथ हमारे नई साझेदारियां उत्पन्न होती है, नए रिश्ते बनते हैं, उनके साथ हमारा बिजनेस डील चलता है, ठीक है ना। तीसरा, गरीबी उन्मूलन, अब वहां की आर्थिक सहायता हुई है तो वहां के लोगों की जो गरीबी है वो दूर होगी, क्योंकि वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी। फिर उदारीकरण, उदारीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, वैश्वीकरण करेंगे तो लिबरलाइजेशन होगा। उदारीकरण का मतलब होता है नियम कानून में छूट देना, व्यापारिक नियमों कानून में छूट देना, इसको उदारीकरण बोलते हैं। जैसे भारत में 1991 के बाद, 1991 के बाद 1992 में उदारीकरण हुआ था। उसके पहले हमारी जो सरकार थी तो वो डरती थी कि कहीं अंग्रेजों की तरह फिर से कोई कंपनी आके व्यापार करने के बहाने देश पे कब्जा ना कर ले, इसलिए कभी उदारीकरण नहीं किया। तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत लेट से आई, हमारा देश बहुत पीछे रहा, पूरी दुनिया अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करती थी, बट हम बाद में करने लगे। आपने देखा होगा मूवीज में 90s में वो मारुति 800 अल्टो या पुरानी कार ही इस्तेमाल होती थी, मॉडर्न कार्स नहीं थी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उदारीकरण नहीं था, हमारे देश की सरकार ने विदेश की कंपनी को इंडिया आने नहीं दिया, तो हम पुरानी चीजें इस्तेमाल करते रह गए। बाद में उदारीकरण हुआ 1992 में, तब जाके नई चीजें हमारे देश में आई। साथ ही साथ निजीकरण, निजीकरण होगा तो क्या होगा, निजी हाथों में पूरा काम काज जाएगा, तो निजी हाथों में जाएगा तो निजी लोग और मेहनत से कार्य करते हैं, कम पेमेंट में, कम पैसे में ज्यादा कार्य करवाते हैं। अन्यथा सरकारी कार्यालयों का हाल तो आपको पता है, सरकारी में पेमेंट फिक्स होता है तो कोई काम नहीं करता। अब सरकारी टिकट घर पर देख लीजिए, जहाँ टिकट मिलता है रेलवे स्टेशन पे, टिकट काटने वाला व्यक्ति आराम से, सरकारी बैंकों का देख लो, आराम से लंच के बाद आओ, बाद में करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो कितनी भी मेहनत से कर ले उनको पेमेंट उतना ही मिला है, तो काम ही नहीं करते, आराम से करते, क्योंकि उनकी तनख्वाह फिक्स है। तो निजीकरण होना चाहिए, सरकारीकरण नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बालिका शिक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालकों की अपेक्षा में बालिकाओं की शिक्षा में कमी होती है। माँ बाप जो होते हैं, समाज जो है, बालिकाओं की शिक्षाओं में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। उनकी जल्दी कम आयु में विवाह करवा दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ने लिखना नहीं चाहिए, भ्रांतियां उत्पन्न है, कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। तो इस प्रकार की बहुत सारी बाधाएं हैं जो बालिकाओं को शिक्षा लेने से रोकती हैं, इसलिए हमें बालिका का भी शिक्षा होना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य करना है, कई नियम कानून बनाने हैं, ताकि बालिकाओं को भी समान रूप से बालकों की तरह शिक्षा का अधिकार मिले, वो भी पढ़ी लिखे और देश का नाम रोशन करे, वो भी इंजीनियर, डॉक्टर बने। तो बालिका शिक्षा के बारे में जो आप लिख सकते हैं पूरा लिख दीजिएगा, ठीक। आसान टॉपिक है, जिसे आप लिख पाएंगे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना समझाइए। जी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना समझाने की बात है तो ब्लैक बोर्ड परियोजना जो थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये 1986 में शुरू हुई थी। प्रथम वर्ष में भी ये टॉपिक था, है ना, तो अभी भी प्रथम वर्ष में, और कई विषय ऐसे भी है जिनमें टॉपिक है ऑलरेडी शिक्षा वाले विषय में, पर अभी हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसमें क्या था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में छात्रों को स्कूल में दाखिला दिलाना, उन्हें स्कूल तक लाना, उनका एजुकेशन, उनका पढ़ाई करवाना, साथ ही साथ उनको और भी कई सारी चीजें प्रोवाइड करना, जिससे वो एजुकेशन हासिल कर पाए, शिक्षा हासिल कर पाए, उनका स्कूल में दाखिला हो, स्कूल अटेंड करें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से सबको सुशिक्षित करना था, शिक्षा प्रदान करना था, भारत में साक्षरता दर बढ़ाना था, लिटरेसी रेट बढ़ाना था। तो ये हो गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। इसके बारे में खूब सारा आप लिख सकते हैं, 1986 में शुरू थी, ऐसा ऐसा लिखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न को।
लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका लिखिए भाई। लोकतंत्र में शिक्षा जो है वो क्या भूमिका अदा करता है, क्या रोल होता है शिक्षा का लोकतंत्र में। पहला, व्यवहारिक आदर्श। भाई लोकतंत्र बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और सिखाता है कि राजा का रूल गलत होता है, तानाशाह का रूल गलत होता है, लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। तो लोकतंत्र में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह व्यवहारिक आदर्श उत्पन्न करती है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लोकतंत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, यानी छात्रों को, बालकों को, बालक बालिकाओं को वैज्ञानिक सोच दी जाती है, उन्हें अंधविश्वास से दूर रखते हैं, रूढ़िवादिता पुरानी परंपराओं से दूर रखते हैं। उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपको नवीन तरह से सोचना है, मॉडर्न बनना है जमाने के साथ, और आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, इन सब चीजों में। ठीक, उसके बाद आर्थिक संपन्नता। बालक पढ़ेंगे, बालक बालिका पढ़ेंगे, व्यक्ति शिक्षा हासिल करेगा तो उसे नौकरी, जॉब मिलेगी, व्यवसाय करेगा और आर्थिक संपन्नता आएगी, और बेकारी समाप्त होगी, बेरोजगारी दूर होगी, और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण। यानी कि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उनको सिखाया जाएगा कि भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होता है। जैसे कि स्कूलों में छात्रों को सिखाते हैं, 10वीं तक भी था, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, दिक्कतें होंगी, पढ़ाया जाता है। तो ये सारी जो है, ये सब हमारे लोकतंत्र में शिक्षा की बड़ी भूमिका निभा करते हैं। इनकी वजह से ही हमारे यहाँ छात्रों का विकास होता है, बालक बालिकाओं का विकास होता है। ये सब सीखते हैं लोकतंत्र में, और ये सब बहुत जरूरी है देश की उन्नति के लिए। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेसिंग्स है, जो इस परीक्षा में आएंगे आपको। तो आपको इन्हीं से पढ़ना है, खास ध्यान रखना है। इनमें से आपको वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ इसी में से आएगा। तो स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिएगा। आप इसे रोककर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल भी पढ़ लीजिएगा। मेरे पास समय का अभाव है तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, पूरी किताब ही यहाँ नहीं पढ़ा सकता। सो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही। श्रीनाथ एजुकेशनल कंसल्टेंसी को आप देखते रहिए, और साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट के लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसे लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, विविध कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, और जितने भी प्रकार के कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं सबकी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको कॉलेज की डिग्री मिलेगी, और आप अपना सरकारी अधिकारी बनने का, शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ।